रीना एन सिंह सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं और वक्फ बोर्ड के जो डिस्कशन हुआ उसमें पिटिशनर भी हैं। मैडम, क्या रहा, कहाँ देखती हैं अपने आप को आज की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद? देखिए, आज जो ऑर्डर आया है, बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई वक्फ बाय यूज़र को लेकर के जो माननीय न्यायाधीश ने जो ऑर्डर पास करा है कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो गैजेटेड हैं उनको अगले आदेश तक, अगली सुनवाई के आदेश तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से कि भाई जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ थी तो उसमें सरकार को ये पूरा इमीडिएट पावर है एक तरीके से कि वो उसको डी नोटिफाई करके या निरस्त कर सकती हैं। और यानी ये जो रोक है उसको आप अपने फायदे के मान रहे हैं? बिल्कुल, ये जो रोक है ये एक लीगल टेक्निकलिटीज़ है जिसको कि समझने की ज़रूरत है। और जो ये जो रोक लगी है ये एक अंतरिम रोक है जो रजिस्टर्ड और जो गैजेटेड प्रॉपर्टीज़ थी, ये अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ पे, अनगैजेटेड प्रॉपर्टीज़ पे और जो ओरल वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्होंने जो पोजेशन में थी या फिर जिस पे वो अपना मालिकाना हक का दावा पेश कर रहे थे, ये उस पे कोई किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। और ये रजिस्टर्ड और गैजेटेड प्रॉपर्टीज़ पे भी अगली सुनवाई तक की रोक है। तो ये भी हो सकता है कि उसके बाद ये आदेश आ जाए, क्योंकि देखिए ये जो नया अमेंडमेंट बिल एक्ट आया है इसके अंदर कलेक्टर को वो पूरी पावर है कि भाई जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी वो उनके डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो ये जो जिले का अधिकारी है डीएम, वो किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खुद अपने आप सोमोटो देख सकता है, चेक कर? बिल्कुल, देखिए जो नया जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसके अंदर यही प्रोविजंस हैं कि भाई जो कलेक्टर है वो किसी भी वक्फ की लैंड के डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि पहले हमारे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे हुआ, वहाँ पे एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा चला गया, फिर बांग्लादेश बना, वहाँ पे एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा चला गया। और अब दूसरा ये है कि भाई जो वक्फ बोर्ड है वो देश में तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन लैंड ओनर, ज़मींदार बना हुआ था। पहले भारत सरकार, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री और तीसरा वक्फ बोर्ड। तो ये एक तरीके से देश की अखंडता और सुरक्षा पे बहुत बड़ा आघात था। आज आप देखिए कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो एक सामूहिक जायज़ से वहाँ पे नरसंहार हो रहा है और लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए पलायन पे मजबूर हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, जनभावना को देखते हुए कि भाई जो सरकार ने अमेंडमेंट लेकर के आए और फिर जेपीसी में भी जैसे सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय के सामने रखा कि करीबन 9 लाख से ज़्यादा रिकमेंडेशंस आई थी। तो अभी जो सरकार ने जो 1 हफ्ते का जो समय मांगा है कि वो क्या क्या परिस्थितियाँ थी कि जिसके कारण ये अमेंडमेंट्स करनी पड़ी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष इस चीज़ को रखा जाएगा। और ये जो एक तरीके की जो ये रोक है ये सच कोई रोक नहीं है, ये एक ऑथेंटिकेशन है एक्ट के ऊपर और देश की जनभावनाओं को देखते हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड हैं या जो स्टेट की जो बोर्ड्स हैं उनमें नॉन मुस्लिम की जो है अपॉइंटमेंट नहीं। हाँ, उस पर भी अभी 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। वो भी कोई एक इंटरिम है और अभी भी वैसे भी कहीं किसी भी बोर्ड का गठन नहीं हो रहा था। तो वो डीएम को लेकर, डीएम की पावर को लेकर भी कल बात आ रही थी कि उसको भी रोक लग सकती है, उस पर भी स्टे आ सकता है, लेकिन उस पर भी स्टे नहीं दिया। तो उसको क्या लगता है कि उसको अब कंसर्न नहीं रहेगा उस पर? देखिए, बिल्कुल वो जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो भी ये जो डी नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कलेक्टर ही करता है, वो कलेक्टर की ही निगरानी में था और सिर्फ उसी पे रोक लगी है कि भाई जो रजिस्टर्ड और जो गैजेटेड प्रॉपर्टीज़ थी उसको सिर्फ डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कलेक्टर को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास ले सकता है। वो अभी भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। हालांकि ये भी कहा कि सिर्फ 5 पॉइंट पे ही डिस्कशन होगा, तो इसका मतलब है कि 5 पॉइंट पे नहीं, जो पिटीशंस डली हैं यानी कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके सिर्फ 5 पिटीशंस, रिट पिटीशंस को ही रखा जाएगा। एप्लीकेशंस पे किसी पे रोक नहीं है, कोई भी अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। बाय यूजर मतलब ये कि वो संपत्ति जिनके कागज नहीं है लेकिन मुस्लिम जो है चीज़ें उस पर हो रही है, मस्जिद है, जो तमाम चीज़ें हैं, मतलब यूज वक्फ के काम में आ रही, वही चीज़ें ना? नहीं, वक्फ बाय यूज़र ये हुआ कि आपके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का, आप उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन है या फिर आपके पास पोजेशन नहीं है,
क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा तो कल न्यायाधीश ने भी, चीफ जस्टिस ने खुद टिप्पणी की थी कि हाँ, एक समय में दिल्ली हाई कोर्ट की वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो वक्फ दिल्ली हाई कोर्ट का पोजेशन था वो किसी वक्फ या मुस्लिम्स के हाथ में था। तो ये एक तरीके से किसी भी चीज़ को अपनी संपत्ति घोषित कर देना, वो वक्फ बाय यूज़र, चाहे आपके पास पोजेशन है या नहीं है, चाहे आपके पास कागज है या नहीं है। तो ये जो एक ऐसा कानून था, एक तो ये अपने आप में ही कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो सबको समानता का अधिकार देता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। क्योंकि अभी तक ये जो असमानता हो रही थी ये हिंदू समुदाय के साथ हो रही थी, क्योंकि हिंदुओं को कहीं पे भी ये अधिकार नहीं है कि भाई आप एक ट्रस्ट बनाइए और आप किसी की भी संपत्ति को, अपनी संपत्ति घोषित कर दीजिए, चाहे वो आपके पोजेशन में है या नहीं है। और उसके बाद अगर आपको कोई डिस्प्यूट भी है उस पर, अगर आपको कोई उसके खिलाफ केस भी करना है तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा, आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये जो सारे कंसेप्ट थे और ये जो सारे प्रोविजंस थे, तो इसमें नए अमेंडमेंट एक्ट में उसको हटा दिया गया। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि आप की पोजीशन में भी अगर प्रॉपर्टी नहीं है आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो भी आप ओरल वक्फ, वो सिर्फ सीधा बोलने पर भी, ऐसा नहीं कि आपको कोई डीड बनानी होगी या आपको कोई जीपीए करनी होगी, आपको कोई सेल डीड तहसील में रजिस्टर करानी होगी। तो जो वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है उस चीज को लेकर के, इस पर ही सबसे ज्यादा विवाद भी था। हाँ बिल्कुल, इसी पे सबसे ज्यादा विवाद था। और जो आज माननीय न्यायालय ने जो आज एक अंतरिम जो आदेश पारित किया है, वो इस चीज को लेकर के पारित किया है कि जो वक्फ बाय यूजर में जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, अच्छा, उन पे अगली सुनवाई तक उनको सरकार डी नोटिफाई नहीं करा सकती। क्योंकि अभी ये जो अब नया जो वक्फ कानून आया है, इसके अंदर ये प्रोविजंस हैं कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके सभी के जो मालिकाना हक के कागज देखे जाएंगे और अब उसको कलेक्टर जांच करेगा और कलेक्टर को ये अधिकार होगा कि वो उसको निरस्त कर दे, डी नोटिफाई कर दे। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियरली अपने अंतरिम आदेश में ये लिखवाया है कि भाई जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड प्रॉपर्टीज है वक्फ की, अभी उनको अगली सुनवाई तक निरस्त नहीं किया जाएगा। नोटिफाइड मतलब निरस्त ना किया जाए। हाँ, निरस्त नहीं किया जाएगा। पर इसके साथ साथ माननीय न्यायालय ने एक साइलेंट रूप से इस चीज पे को ऑथेंटिकेट कर दिया है। और जो वक्फ, ओरल वक्फ था और जो ऐसी संपत्तियां जो अनरजिस्टर्ड थी, अनगैजेटेड थी, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, पर वक्फ ये कहता था कि हमारा मालिकाना हक है, उसको बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया और सरकार इमीडिएटली उन संपत्तियों को अपने अधिक्रमण में ले सकती है। तो हिंदू पक्ष है, इसकी बहुत बड़ी जीत है। जीत किन किन अर्थों में आप जीत मानती हैं अपनी? देखिए, सबसे बड़ी जीत ये है कि भाई जो एक वक्फ बाय यूजर, वक्फ ओरल का जो कंसेप्ट था उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है। क्योंकि अभी वक्फ ने तो अब जो सरकार के बाद जो सबसे बड़ा जो एक लैंड ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस के बाद, वो वक्फ बोर्ड है। तो अगर वक्फ बोर्ड ऐसी कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो फिर उसमें क्या एक लोगों की स्थिति होगी, चाहे वो मेजॉरिटी के लोग हों या कोई अन्य हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। डिनोटिफाई करने का जो मामला है, तो इसका मतलब ये है कि जो इस समय मुस्लिम पक्ष के पास या वक्फ के पास वो प्रॉपर्टी है जिनके कागज नहीं है, तो अगर सहमत होती है तो फिर उनको भी वापस ले लिया जाएगा सरकार के थ्रू। देखिए, अभी उनको डिनोटिफाइड का अगले हियरिंग तक रोक लगाई है कि भाई जो रजिस्टर्ड हैं, जो गैजेटेड हैं, वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको तो वो सरकार कभी भी अपने अतिक्रमण में ले सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और जो वक्फ अमेंडमेंट जो लेकर के आई, तो देखिए सरकार को क्या जरूरत थी, अगर हर जगह सब ठीक था तो ये वक्फ अमेंडमेंट का बिल क्यों लेकर के आई। और एक तबका तो इसमें ये भी कह रहा है कि 2014 के बाद ही तुरंत ले आना चाहिए था, 2025 इतना देरी नहीं करना चाहिए था। और देखिए कि जो दूसरे पक्षकार हैं, अब जो मेन पक्षकार थे मुस्लिम पक्ष से, तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने, वो तो हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही विवादास्पद स्टेटमेंट देते हैं। वो तो सीधा ये कहते हैं कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। तो जहाँ पे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो आज का जो ऑर्डर है वो अपने आप में बहुत ही अहम है। ये सरकार की भी बहुत बड़ी जीत है। आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बिल फाड़ दिया और कह रहे हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा।
अच्छा, जो डीएम की पावर यानी सरकारी अधिकारी की पावर है, उस पर भी स्टे की बात हो रही थी कल, इस बात को लग रहा है, लेकिन उस पर कुछ कहा नहीं है, उस पर रोक नहीं है मतलब। देखिए, क्योंकि वो जो जुड़ा हुआ था वो वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ था, और जैसे मैंने अभी पहले बताया कि भाई जो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि किसी भी जिले में जो जमीन का जो लेखा जोखा होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, वो कलेक्टर के अधीन आता है। कलेक्टर अपने जिले की सर्वोच्च अथॉरिटी होती है, और जो नया कानून है उसके अंदर ये क्लियर प्रोविजंस थे कि भाई जो कलेक्टर है वो वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच करेगा। तो यहाँ पे जो कलेक्टर का रोल है, कल जो पक्षकार थे वो उसके कलेक्टर के रोल को ही निरस्त करने की मांग कर रहे थे। तो जो आज उसी में, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो रजिस्टर्ड और जो गैजेटेड प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उस पर ही अभी कुछ टाइम के लिए इस बात को लेकर सरकार से पक्ष से या सरकार के आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट सहमत है कि सरकारी अधिकारी को तो जांच करने का या बिल्कुल। देखिए, जो अनरजिस्टर्ड वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं वो अभी कलेक्टर को पूरा अधिकार है उसको निरस्त करने का। संभल सांसद और अताउल्लाह खान, उनका कहना था कि यार जो नॉन मुस्लिम लोगों को कमेटी में रखा जा रहा है वो कहाँ तक सहमत है, हिंदू ट्रस्ट है या जो गुरुद्वारा है उनकी कमेटी में तो नहीं रखा जा रहा, तो वो कहाँ तक? देखिए, 1955 का जो वक्फ एक्ट है उसके अंदर क्लियर ये है, जो वक्फ एक्ट कहता है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। तो उनको गैर मुस्लिम की संपत्ति तो एक्सेप्ट है, पर अगर कोई गैर मुस्लिम बोर्ड का मेंबर बन जाता है वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। तो ये तो उनकी जो बात है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। लेकिन इस तर्क पर आपका पक्ष क्या है? हिंदू पक्ष से सरकारी पक्ष के जो वकील हैं, आप कहाँ तक इसको बचाएंगे कि होने चाहिए या नहीं? अगर सरकारी अधिकारी है तो फिर नॉन मुस्लिम की जरूरत क्या है? देखिए, ये तो एक न्याय प्रक्रिया है ना, कानून प्रणाली है। अब अगर हम कहीं पे ये कहें कि भाई ये कोई जो हमारा जो देश है वो सेकुलर देश है, तो फिर तो आप तो सेकुलरिज्म का फैब्रिक ही खराब कर रहे हो ना। या तो आप सेकुलर शब्द हटा दो। सेकुलर का मतलब क्या? आप कहीं पे भी अगर कोई जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे धर्म और जाति देख करके थोड़ी जजेस को या ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो उनकी जो योग्यताएं हैं उसके बेसिस पे किया जाता है। 7 दिन का वक्त दिया है, इसका क्या मतलब है कि सरकार? देखिए, 7 दिन का जो वक्त दिया है उसमें जो जेपीसी के अंदर जो रिकमेंडेशंस आई थी वो भी यूनियन ऑफ इंडिया ने ये बताने के लिए समय मांगा है कि जो वक्फ बाय यूजर में जो संशोधन किए गए हैं वो क्या क्या तथ्य जनता की तरफ से आए थे, क्या क्या परेशानियां थी, उन सबको रखने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड का जो मामला था, अगर नॉन रजिस्टर्ड पर कार्रवाई कर सकते तो कहीं ना कहीं ये बात तो दलील तो मान ही ली है सुप्रीम कोर्ट ने कि नॉन रजिस्टर्ड एसेट्स हैं या संपत्ति हैं उन पर कार्रवाई के। हाँ, उनको बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि जो हिंदू पक्ष है उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है आज। जीत मानते हैं आप? जी जी, धन्यवाद रीना जी। ये थी रीना एन सिंह जी, इनका कहना है था कि आज की जो सुनवाई है वो हिंदू पक्ष की जीत है और हम इस पूरे मामले को बहुत बेहतर तरीके से अगली तारीख में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।